1947 भारत की आजादी के बाद से एक ऐसा मुद्दा जो आज तक सॉल्व हो ही नहीं पाया, जो है मुस्लिम लीडरशिप। 1947 के बाद ये एक ऐसा पीरियड है जहां रूलिंग पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं, एक भी मिनिस्टर मुस्लिम नहीं, कि भारत की सड़कों पर मौजूद 3,70,000 भिखारियों में से 25% भिखारी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जेल में बंद कैदियों में 30% कैदी मुस्लिम है, यानी इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन शेयर से 2 गुना ज्यादा। आजादी के बाद एक ऐसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने पॉलिटिकल हिस्सेदारी मांगने का कॉन्फिडेंस लोगों में जगाया था, और ये मुस्लिम कम्युनिटी की बदकिस्मती है, उनके बाद कोई ऐसा लीडर आया ही नहीं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। आज के इस नए भारत में अपनी जिम्मेदारियों से भागने और अपनी नाकामी का बोझ दूसरों के सर पर डालने के लिए 2 सबसे आसान, नरम और असहाय टारगेट हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे मुसलमान। जिस मुद्दे में मुसलमान फिट नहीं आता वहां नेहरू को फिट किया जाता है, और जहां नेहरू को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता वहां मुसलमान को। जैसे अभी आपके लिए सब्जियां खरीदना मानो ज्वेलरी खरीदने से कम नहीं। टमाटर, मिर्च, अदरक आम आदमी की औकात से बाहर चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 2023, वो भी आधुनिक भारत की इस कमर तोड़ महंगाई के लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, मुसलमान। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, बगैर किसी लांग लपेट के, महंगाई के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। मतलब 2 ही ऑप्शन है, जिम्मेदार कौन, नेहरू या फिर मुसलमान। आज के इस वीडियो में हम उस पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें जिम्मेदार कौन वाले सवाल के जवाब में ऑप्शन बी यानी मुसलमान पर टिक किया गया, और मुसलमान क्यों इतना आसान टारगेट बन गया, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करेंगे उन पॉइंट्स की जिसमें कहा गया जिम्मेदार तो मुसलमान ही है। नंबर 1, अभी पूरी दुनिया एक बड़े खतरे कोरोना पैंडेमिक से बाहर आई। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां लोगों ने अपनों को इलाज ना मिल पाने की वजह से तड़प तड़प कर मरते ना देखा हो। किसी देश में हालात बहुत खतरनाक थे, सारे सिस्टम फेल हो चुके थे, गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी थी, तो कोई देश अपनी बेहतर प्लानिंग की वजह से कम अफेक्ट हुए। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ है, जिसमें उनकी 1/3 पॉपुलेशन करीब 10,34,36,829 लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और 11,27,152 लोगों की डेथ हो जाती है। इसी तरह इंडिया में 4,49,94,619 कंफर्म कोविड केसेस सामने आते हैं, जिसमें 5,31,913 लोगों की डेथ हो जाती है। हालांकि WHO का कहना है इंडिया में कोविड की वजह से 47 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 77 करोड़ लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं, जिसमें करीब 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल आता है, इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब अगर आप तलाशने जाओगे तो कहीं गवर्नमेंट फेलियर को जिम्मेदार बताया जाएगा, कहीं सिस्टम फेलियर जिम्मेदार होगा, कहीं हेल्थ फैसिलिटी को जिम्मेदार बताया जाएगा, तो कहीं बकवास प्लानिंग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इंडिया में आओगे, यहां जिम्मेदारी का ठीकरा मुसलमानों के सर पे पाओगे, यानी भारत में कोविड का जिम्मेदार मुसलमान। तबलीगी जमात के नाम पर अपनी नाकामी का ठीकरा मुस्लिम के सर पर, कि बस मुसलमान ही हैं जो इंडिया में कोरोना फैला रहे हैं, जिसे लेकर न्यूज चैनल पर खूब बहस हुई। ह्यूमन बम, कोरोना जिहाद जैसे मुद्दे बनाकर महामारी फैलाने वाली जमात का विश्लेषण, आखिर कहां गया मौत का मौलाना, कोरोना की नई जमात के नाम पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि अगर ऑनेस्टी के साथ कोरोना पैंडेमिक को डिस्क्राइब किया जाए तो कोरोना एक ऐसी त्रासदी थी जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। कोरोना से निपटने के लिए दुनिया के पास कोई हथियार नहीं था, साथ ही गवर्नमेंट की नासमझी, मिसमैनेजमेंट, घटिया हेल्थ सिस्टम जैसे रीजन इसके लिए जिम्मेदार थे। नंबर 2, मुसलमान जिम्मेदार है का दूसरा एग्जांपल है ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी। अभी पिछले ही महीने ओडिशा के बालासोर में एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होता है, जिसमें 275 लोगों की मौत हो जाती है और 1100 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। 3 ट्रेनें आपस में टकराती है, जिसमें 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 लॉजिस्टिक ट्रेन होती है। एक्सीडेंट कैसे हुआ, ट्रेन कैसे टकराई, वो सब आपको पता है। यह ट्रेन एक्सीडेंट इंडियन हिस्ट्री का एक बेहद दर्दनाक एक्सीडेंट है, और इसके लिए भी मुसलमान को ही जिम्मेदार बताया जाने लगा। फेक थ्योरीज चलने लगी, क्रॉप इमेज को शेयर करके दावा किया जाने लगा कि एक्सीडेंट जिस जगह पे हुआ उसके करीब में मस्जिद है और एक्सीडेंट के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, जबकि जिस क्रॉप इमेज को शेयर करके मुसलमानों को जिम्मेदार बताया जा रहा था वो असल में एक मंदिर था। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी थी और बना दिया मुसलमान को जिम्मेदार। हालांकि बाद में ओडिशा पुलिस ने वार्न किया कि जो लोग इस एक्सीडेंट को कम्युनल रंग दे रहे हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा। नंबर 3, इलेक्शन में हार के लिए भी मुस्लिम जिम्मेदार। यह है मायावती, उत्तर प्रदेश की एक्स सीएम। इन दिनों इनकी पॉलिटिकल हालत बहुत खराब चल रही। इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को आप इस बात से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2020
2022 में इनकी पार्टी से सिर्फ एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत पाया। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में ये सीएम रह चुकी हैं, उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाती है। इनकी ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं, और जब इतनी बुरी तरह से पार्टी हारती है तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। और मायावती ने अपनी नाकामी का जिम्मा मुसलमानों पर डाल दिया और अपनी हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बता दिया। मतलब ये मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी प्रॉपर्टी समझती हैं। नंबर 4, भारत की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए भी मुसलमान ही जिम्मेदार। ये बात भी खूब चर्चा में रहती है कि भारत की जो ये आबादी बढ़ रही, उसके पीछे मुसलमानों की वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी काम कर रही। मुसलमान 4 शादी करते हैं और 40 बच्चे पैदा करते हैं ताकि इनकी आबादी बढ़े और एक दिन ये भारत में पीएम बन जाएं। ये एक ऐसा सगुफा है जिसका डर दिखाकर खूब पॉलिटिकली फायदे लिए जाते हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच का जो नंबर गैप है वो इतना ज्यादा है कि सिर्फ बच्चे पैदा करके उस गैप को कवर नहीं किया जा सकता। ये इम्पॉसिबल है। एग्जांपल से समझ लीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 110 सालों में इंडियन पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ गई। साल 1901 में भारत की टोटल पॉपुलेशन 238 मिलियन थी, जो 2011 में बढ़कर 1211 मिलियन हो गई। इसमें मोस्ट ऑफ द इंक्रीज जो देखा गया 87% वो भारत की आजादी के बाद यानी 1951 टू 2011 के बीच में बढ़ी। तो क्या इसके पीछे भी मुसलमान जिम्मेदार हैं? इसका भी सच जान लें। साल 1901 में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच का जो नंबर गैप था वो 164 मिलियन था। यानी 1901 में हिंदू पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन से 164 मिलियन ज्यादा थी। 1971 में 932 मिलियन एंड 2011 में यह गैप बढ़कर 794 मिलियन हो गया। मुसलमानों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो साल 1971 के बाद नीचे आया। 1961 टू 1971 के बीच 13.9% था, वो 2001 टू 2011 तक 24.6% पे आ गया। ऐसे में किसी को इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ 3 चीज पर डिपेंड करती है। फर्टिलिटी यानी प्रजनन दर, मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर एंड माइग्रेशन यानी प्रवासन। ऐसे में अगर आपकी मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन रेट ज्यादा है तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा होने के बाद भी पॉपुलेशन बैलेंस्ड रहती है। लेकिन फिर भी कभी साक्षी महाराज बढ़ती जनसंख्या के लिए मुस्लिम को जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी शिवसेना चाहती है कि मुस्लिम के लिए नसबंदी कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो मुसलमान ही है। बाकी सब्जी के दाम बढ़े तो मुसलमान जिम्मेदार, कहीं कोई कम्युनल भिड़ंत हो तो मुसलमान जिम्मेदार। अब सवाल आता है, हमेशा मुसलमान ही जिम्मेदार क्यों होता है? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। जिस तरह से एक लावारिस बच्चे को कोई कुछ भी कह देता है, उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है, मार दे, पिटाई कर दे, कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि वो सोसाइटी का एक ऐसा बच्चा होता है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। एजुकेशनल, फाइनेंशियल, सोशल तौर पर वो बहुत कमजोर होता है। और आज सेम सिचुएशन मुस्लिम कम्युनिटी की है। ना उनके पास एजुकेशन है, ना वो फाइनेंशियली मजबूत हैं, और ना ही उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर है, और ना ही वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सकें, बिल्कुल उसी लावारिस बच्चे की तरह। फिर तो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक एक चीज समझते हैं। पहले एजुकेशन, ये वो पॉइंट है जिसे एक हरे भरे पेड़ की जड़ कहा जा सकता है। जड़ अगर मजबूत तो पेड़ हरा भरा रहेगा और साया भी देगा, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के केस में सूख चुकी है। कुछ लोग हैं तो उसे फिर से जिंदा करने के लिए पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो पानी इतना कम है कि उससे कोई काम नहीं बन पा रहा। जबकि मुसलमान जिस किताब को मानते हैं यानी कुरान, उसी कुरान का पहला वर्ड जो दुनिया में आया वो है इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। एजुकेशन के रिगार्डिंग कई ऐसी हदीस भी हैं, जैसे प्रॉफेट ऑफ इस्लाम ने कहा अपनी मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। एक दूसरी हदीस है इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और कुरान के चैप्टर 20 वर्स 114 में कहा गया है, या रब मेरे नॉलेज को बढ़ा। जिस रिलीजन में एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंट दी गई हो, उसी रिलीजन के मानने वाले पढ़ना लिखना छोड़ दे, ये अजीब बात नहीं है। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन लेवल के इतने कम होने के पीछे तो बहुत से रीजन है, लेकिन हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। पहला रीजन खुद मुसलमान एंड सेकेंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। नंबर फर्स्ट, मुसलमान की सोच बन गई है क्या करेंगे बच्चों को पढ़ा लिखा के, नौकरी तो मिलेगी नहीं, बस किसी तरह हाई स्कूल की मार्कशीट बन जाए ताकि पासपोर्ट बनवा लें, बस निकल जाए किसी गल्फ कंट्री, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। मुसलमानों के लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी बन के रह गया है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी खत्म हो जाएगी, सही गलत को चूज करने वाली पावर बिल्कुल नहीं होगी। वो अपने आने वाली पीढ़ी को
संभाल ही नहीं पाएंगे। इस चीज को लेकर कोई सोच नहीं। ये एक रीजन मुसलमानों को एजुकेशन से दूर ले जा रहा। सेकंड है गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक तो मुसलमान खुद पढ़ते नहीं, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल कुछ मुस्लिम बच्चे जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से पढ़ाई भी कर रहे थे, उनकी पढ़ाई पर भी एक तरह से रोक लग गई, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद कर दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था, पढ़ो प्रदेश, जिसमें पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसे 14 जनवरी को सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया। इसके अलावा 25 नवंबर को एक 21 साल पुरानी स्कॉलरशिप स्कीम हजरत महल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी बंद कर दिया गया। इसके 2 हफ्ते बाद 8 दिसंबर 2022 को मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप MANF को भी बंद कर दिया गया। MANF एक ऐसी सिंगल स्कीम थी जिसकी हेल्प से माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट PhD MPhil जैसी पढ़ाई कर सकते थे। ऐसे में जो पढ़ भी रहे थे वो भी अब खत्म। अब सवाल आता है इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन की तरफ आएगी और इस काम में कौन सपोर्ट करेगा? आइए इसे भी समझते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूं यहां पर मुस्लिम की एक बड़ी कम्युनिटी रहती है, जिसमें कुछ लोगों ने अच्छी पढ़ाई भी करी है, कुछ फाइनेंशियली काफी मजबूत हैं, तो कुछ के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पूरे एरिया में एक भी ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं जिसमें मुस्लिम को स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। सिर्फ डिग्री मैन्युफैक्चर ना करी जाए बल्कि उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बूस्ट किया जाए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं। और यही कंडीशन ऑल ओवर इंडिया में है। अब सवाल यह भी हो सकता है कि यह सब किसी एक अकेले इंसान के बस का ना हो, इस वजह से कोई स्कूल कॉलेज नहीं। बिल्कुल इसकी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी ऑप्शन है। अगर किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं तो कुछ लोग एक साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाकर अपने अपने एरिया में एक स्कूल या कॉलेज बना सकते हैं और मुस्लिम्स के एजुकेशन लेवल को उठा सकते हैं। और ऐसे एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाया जा सकता है। ट्रस्ट होगा तो डोनेशन भी आएगा। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। 1947 भारत की आजादी के बाद से एक ऐसा मुद्दा जो आज तक सॉल्व हो ही नहीं पाया, जो है मुस्लिम लीडरशिप। इंडियन मुस्लिम के लिए इस हालात का यह भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि मुसलमान कभी किसी को अपना लीडर मान ही नहीं पाया। इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी ये अनप्रिविलेज्ड एंड बैकवर्ड ही रह गए। रीजन इनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का खत्म होना। और इसका फायदा मिला रीजनल पार्टीज को, जो मुसलमानों को सूद या फिर अनटचेबल की तरह ट्रीट करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है मुसलमानों के पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन है ही नहीं, और जो ऑप्शन मौजूद भी है वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। दूसरा रीजन, मुसलमानों के लिए बीजेपी मानो किसी भूत से कम नहीं। मुसलमानों के अंदर बीजेपी का इतना ज्यादा डर भर दिया गया है कि अब कहीं भी इलेक्शन होते हैं, अगर मुसलमान वोट देने के लिए घर से निकलता है तो उसका अपना कोई मुद्दा नहीं होता कि वो इस पार्टी को वोट करेगा तो गवर्नमेंट में उसे भी हिस्सेदारी दी जाएगी। नहीं, बल्कि सोच सिर्फ यह होती है कि कौन सी पार्टी बीजेपी के सामने ज्यादा मजबूत है और वो बीजेपी को हरा सकती है, उसे ही वोट दिया जाए। और यही अभी कर्नाटका में हुआ। कर्नाटक मुस्लिम ने कांग्रेस को जिताने के लिए वोट नहीं किया, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। एक और एग्जांपल देख लें। अगर आप भारत के विपक्ष के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक है, और इन दिनों विपक्ष के अलायंस की खूब चर्चा चल रही, मीटिंग्स हो रही, फोटो सेशन हो रहा, जिसमें आपको छोटी सी छोटी कास्ट कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव दिख जाएगा, लेकिन उस अलायंस में एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, क्योंकि भारत का विपक्ष भी यह जानता है कि मुसलमानों के पास उनके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए उनके अलायंस को ही वोट करेगा। 1947 के बाद यह एक ऐसा पीरियड है जहां रूलिंग पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं, एक भी मिनिस्टर मुस्लिम नहीं, और इस कंडीशन को अब्दुल जलील फरीदी ने बहुत पहले ही भाप लिया था। आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता में एंटी मुस्लिम दंगों को देखकर वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए और सईद महमूद की पार्टी मजलिस मुशावरत ज्वाइन कर ली, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। 1968 में जलील फरीदी ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम मजलिस बनाई। एम वही मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करना। फरीदी का मानना था मुस्लिम या फिर अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की कंडीशन में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्वाइन करी जाए और सत्ता में अपनी पॉलिटिकल शेयर हासिल करी जाए। और अपनी पार्टी बनाने के बाद जलील फरीदी ने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, जिसमें काशीराम पेरियर जैसे बड़े दलित लीडर भी शामिल हुए। जलील फरीदी आजादी के बाद एक ऐसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने पॉलिटिकल हिस्सेदारी मांगने का कॉन्फिडेंस लोगों में जगाया था, और यह मुस्लिम कम्युनिटी की बदकिस्मती है कि उनके बाद कोई ऐसा लीडर आया ही नहीं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सिर्फ एक, मुस्लिम अपना लीडर चुने जो आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सके, मजबूती के साथ आपके मुद्दों पर बात कर सके, आपके अच्छे बुरे को समझ सके, और इसके लिए आपको अपने वोट की वैल्यू समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हराने जिताने वाली पॉलिटिक्स से
बाहर आना पड़ेगा। इसके अलावा मुस्लिम की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। यही वजह है कि भारत की सड़कों पर मौजूद 3,70,000 भिखारियों में से 25% भिखारी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जेल में बंद कैदियों में 30% कैदी मुस्लिम है, यानी इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन शेयर से 2 गुना ज्यादा। साल 2017 से लेकर 2021 तक रिलीजियस राइट के 2900 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसे में अगर हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, यह बड़ी आसानी से बोल दिया जा रहा, तो इसमें हैरान होने की बात नहीं, क्योंकि मुस्लिम इस टाइम सबसे मुलायम चारे की तरह है। ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सवाल करने वाला, बिल्कुल उसी लावारिस बच्चे की तरह। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।